मेरा नाम नूर अलैन था, जबकि प्यार से मुझे माँ नूर कहती थी। आज सुबह मेरी किचन से आती शोर की आवाज से अचानक खिल गई। खुलते ही मैंने खुद को चारपाई पर सीधा लेटा हुआ पाया तो मेरी नजर जेट पर टुक सी गई। नींद के खुमार से मेरा दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगा कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। अचानक तेज चीनच पर मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो नींद की खुमारी यकलख्त उतरी तो जहन बेदार हुआ। और इससे पहले सोच ये आई कि मैं अपने ही घर के कमरे की चारपाई पर लेटी हुई हूँ और बाहर से आने वाली आवाजें हमेशा की तरह अब्बा और सोतेली उम्मी के दरमियान लड़ाई की थीं, जो मेरे लिए नई बात न थी। अब्बा की दूसरी शादी के चंद माह बाद ही घर के बरसुकून माहौल में ये छोटी छोटी लड़ाइयां अब बाकायदा दंगल में बदल गई थीं। अब्बा मामूली बातों पर इसे रोई की तरह धनक के रख देता। शत्ता में वो मेरी सोतेली उम्मी लगती थी, जो मुझसे फकत कुछ माह ही बड़ी थी। मुझे भी इस दुबली पुतली लड़की की समझ न आए कि ऐसी क्या आग लगी थी कि इसने बाल बच्चेदार रंडवे उम्र में इसके बाप बराबर आदमी का इंतखाब किया। मैंने कभी इससे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस लड़की पर भी बहुत तरस भी आता। जब वो हाकी मार खाकर चुपके से सिसकियां लेती तो ऐसा लगता है जैसे ये सकियां मेरा कलेजा छलनी कर देंगी। वो मुझे कभी मजलूम भी लगती, क्योंकि शादी के बाद ना तो वो कभी अपने मस्के गई ना उसके मैके से कोई इसे मिलने आया। इस बात पर मेरा दिल अक्सर उसकी मजलूमियत पर दुखी हो जाता। बाहर लड़ाई का सीन रुक चुका था। अब्बा गालियां बकता औरतों की तरह को सुने देता हुआ जा चुका था और वो बाहर सहन में बड़ी चारपाई पर अपने दुखते जिस्म के साथ रोए जा रही थी। उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी, लेकिन सच तो ये है कि मुझे कभी ऐसे मौके पर इससे हमदर्दी महसूस ना हुई। उफ, आज सुबह से ही इस मनहवस के ड्रामे देखने पड़ेंगे। मैं चारपाई से ये सोचते सोचते उठी और सामने दीवार पर लगे शीशे में खुद को देखने लगी। बाहर से आती उसकी आवाज मेरी तवज्जो बार बार भड़कती। मैं अक्सर सोचती, पहले बड़े ठरकियों का पैसा देखकर उन्हें रिझाती हैं, अपने दाम में फंसाती हैं और बाद में सर पकड़ कर रोती हैं। हद हो गई भाई मुझे इसकी मुसलसल रोती आवाज पर। अब गुस्सा आने लगा कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी इस नासपैठी को अब्बा से शादी करने की। अच्छी भली कबूल सूरत थी, कम उम्र थी, एक से एक लड़का इसके इंतजार में लाइनें खड़ा मर रहा होगा। अब पैसे वाले का इंतखाब किया है तो भगतो भाई मैं बेजारी से इसकी सिसकियों पर सोचती चली गई। शीशे में मैंने अपने बालों की सीधी मांग निकाली और अपने बालों को जूड़े की शक्ल देकर फिर अपना चेहरा गौर से देखने लगी। सामले सिलविने से चेहरे पर बिला की नमकीनी थी, जो भी मुझ पर एक निगाह डालता वो हटाना भूल जाता। मेरा जो बन इस पर चढ़ती जवानी एक अलग कयामत खिजी दिखाती। भला ये जवानी ऐसे थोड़ी किसी ऐसे वैसे के सुपुर्द कर दूं क्यों भला। मैं एक अदा से शीशे को देखकर मुस्कुराई और फिर कमरे से बाहर निकल गई। सह में लगे हैंड पंप जलाते हुए मैंने लूटा भरा और फिर बैठकर अपना हाथ मुंह साबुन से मिल कर धोने लगी। फिर कमरे में जाकर फेयर एंड लोली लगाई और किचन में आ गई। किचन में क़यामत सुगरा बरपा चाय की दीची जमीन पर ओनिधी पड़ी थी और फर्श पर जाए फैली हुई थी। कप के टूटे जगह जगह पड़े थे, पर उठे आधे चले आधे पक्के नीचे गिरे पड़े थे। मैं अपने दोनों हाथ अपनी अम्मा और वो मेरी बातों को पूरी तवज्जो से सुनकर संजीदा होने लगती और ऐसे में इसकी खांसी भी बढ़ जाती। लड़की सुधर जामत कर ऐसी बातें, बहुत खौफ आता है मुझे, बस तो हर वक्त खौफ खाया कर, मगर मुझे मत डरा। अगर मेरा शौहर इतना सख्त मिजाज निकला तो एक लम्हा भी उसके साथ नहीं गुजारूंगी। हाँ तो बया के बाद भी हमारे सीने पर पत्थर डाला। शाबाश ए तुझे अम्मा तो समझती क्यों नहीं है। इसकी एक ही तकरार पर मुझे गुस्सा आने लगता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इज्जत से अपना कमाऊं और अपना खाऊं। अबे चल, तुझे नौकरी करने कौन देगा। अम्मा हाथ नचती हुए बोलती, सबसे पहले तो तेरे अब्बा ने तुझे चोटी से पकड़ लेना है। हद है अम्मा, अरे चल जाकर कामकर फजूल बातें बस बनाई आ गई हैं मुझे तो। किया जाने ये मर्दों का समाज है, यहाँ मर्द फैसला करता है और औरत सिर्फ सर तस्लीम खम करती है। तेरी जैसी सोच वाली लड़कियां कभी घर नहीं बना सकती। बस के मेरी ये बात अपने प्ले से बांध कर रख ले। हाँ तो ना बे, ऐसा घर जा सांस लेते हुए भी शौहर नामदार की इजाजत की जरूरत महसूस हो, जहाँ अच्छा खाने के सिर्फ ख्वाब देखने पड़ते हों और एक पांव पर खड़ा होकर जी हुजूरी करनी पड़ती हो। बंदी इलीली भली फुटी मुन्ह तेरा क्या खुराफात बकती है। कमजात जाकर दफ हुआ कीली औरत तो खुला गोश्त होती है। बदनसीबे, अपना जिस्म हर मर्द से नचवाने से बेहतर है कि शरी बड़े हक में रहते हुए एक ही मर्द के साथ ही गुजर जाए, वरना मर जाए। क्योंकि इज्जत से जीना जहाँ ना हो वहाँ मर जाना ही बेहतर है। ओ अच्छा अम्मा, बस कर मरे। मेरे दुश्मन ने अक्सर अम्मा की बातों पर लाजवाब होकर उसके पास से उठ जाती, लेकिन अम्मा काफी देर तक बड़बड़ाती रहती। अगली सुबह अब्बा के जाते ही अम्मा मुझे लेकर सिलाई सेंटर वाली बाजी के पास गई। मैं हैरान थी कि अम्मा को ये रातों रात क्या हो गया। अम्मा ने बाजी से बड़े इंक्वायरी वाले अंदाज में सवाल जवाब शुरू किए तो मेरी हैरत में और भी इजाफा हो गया। अम्मा मेरा तारुफ करवाते हुए बोली कि ये मेरी बेटी नूर अलैन है।
इसे कुछ ऐसा सिखा दें कि ये अपने पैरों पर जल्द अज जल्द खड़ी हो जाए। सिलाई सेंटर वाली बाजी ने अम्मा की बात बड़े गौर से सुनी और फिर मुझे बड़े गौर से देखा। अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन फैसला किया है। ये जब अपने हुनर में ताक हो जाएगी तो यकीनन ये अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। उम्मी ने सिलाई सेंटर वाली बाजी की बात गौर से सुनकर इस बात में सर हिलाया। तो फिर ये कब तक अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी? बाजी अम्मा की जल्दबाजी पर हंसने लगी। ये तो उसके सीखने की काबिलियत पर है। जितना जल्दी सीखेगी और उसके हाथ में सफाई होगी तो इतना ही जल्दी ये अपने हुनर में माहिर होती जाएगी। अम्मा की सुई इस बात पर अटक सी गई। फिर भी कब तक मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं इतनी काबिल हो जाए कि इसे 2 वक्त की रोटी के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। जाने क्यों अम्मा के होंठ शिद्दत जज्बात से लरजने लगे। जब माएँ अपनी बेटियों की फिक्र करने लगती हैं तो बेटियां बहुत जल्द ही अपने ख्वाबों को पूरा करने की अहमियत हासिल कर लेती हैं। अब बेफिक्र रहें, इसे मेरे पास छोड़ जाएं। इसे जिस काम में दिलचस्पी होगी मैं इसे वो सिखा दूंगी। बाकी जो रब की रजा। अम्मा की बात पर सिलाई सेंटर वाली बाजी का लहजा भी नमनाक सा हो गया। वो अम्मा की बात की तह तक पहुंच चुकी थी। अम्मा उठने लगी तो इसने उन्हें गिले से लगाया और एक बार फिर तसल्ली दी और मेरे सर पर हाथ रख दिया। अम्मा मुझे जब घर लेकर आई तो बहुत खुश थी। मेरी अम्मा के साथ होने वाली अक्सर और बेशतर गुफ्तगू शायद आज इस नतीजे पर पहुंची थी कि जिसने मेरी माँ को एक सख्त और बर वक्त फैसला करने की तरफ मुतवज्जे किया। मैंने आज बगैर अम्मा के कहे हुए किचन में गई और उनके लिए बेहतरीन कहवा बनाया कि वो कहवा बहुत पीती थी। कहवा बनाकर उनके पास लाई तो मैं उन्हीं के पास बैठ गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनसे क्या बात करूं। फिर बगैर कुछ कहे मैंने उनकी गोद में सर रख दिया और रोने लगी। वो माँ थी, बगैर एक लफ्ज बोले वो मेरे जज्बात तक पहुंच गई थी। अल्लाह ने ये रुतबा औरत के माँ बनने के बाद ऐसे ही नहीं दे दिया। अब्बा को पहले तो मीर इस्लाई सेंटर में एडमिशन के होने का पता ही ना चल सका। वैसे भी वो लड़कियों की माहिर जाकर तालीम व हुनर के इंतहाई खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल भी पढ़ने ना दिया और 8वीं के बाद ही उन्होंने मीर स्कूल में जाना बंद कर दिया। मैं बहुत रोई कि कम अज कम मुझे मैट्रिक ही कर लेने 10। वैसे भी आगे अब सिर्फ 2 साल ही रह गए हैं। तो इस बात पर उन्होंने बजाय मुझे मारने के उम्मी को मारना शुरू कर दिया कि यकीनन ये पट्टियां इस औरत की पढ़ाई हुई हैं। इस बार अम्मा को पहली बार मैंने चीखे मार मार के रोता हुआ देखा। वो इतना रोई के रोते रोते बेहोश होल। शायद वो बेबसी की इस इंतहा तक पहुंच गई थी जहां उन्हें ये लगता था कि वो अपने लिए तो कुछ ना कर सकी, लेकिन अब अपनी बेटी को भी वो अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकती। वो अंदर ही अंदर औरत की कमजोरी की वजह मुझती थी और नहीं चाहती थी कि मैं उनकी तरह बेबसी और एक मर्द की ठोकरों मैं जिंदगी गुजारने वाली बनो। अम्मा जब होश में आई तो अब्बा घर पर ही थे। अम्मा डोलते जिस्म और घूमते सर के साथ अम्मा के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे जितना मारना है मार ले, लेकिन नूर को सिलाई सेंटर जाने से मत रोके। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करती हूँ। अब अब्बा ने अम्मा को जोरदार झटकार मारा तो वो जमीन पर जा गिरस और फिर उन्हें नफली गालियां निकालना शुरू कर दी। वो इतना पेच चला रहे थे कि उनकी आवाज 7 मोहल्लों तक जा रही थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी से गड़ने लगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी गंदी गालियां कभी ना सुनी थी जो आज के मैं सुन रही थी। मेरा दिल चाहता था तो मैं अपने आप को खत्म कर लूं, फिर अब्बा को कोई जहर दे दूं ताकि रोज रोज हमारी इस चक से जान छूट जाए। मैं खामोशी से अम्मा के पास जा कर बैठ गई और उनसे कहा कि बस कर दें आखिर, और कितना जलील होंगी। अम्मा मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए एक बार फिर हिम्मत करके अब्बा से बोले, ये तुम्हारी सगी बेटी है, मुझ पर तो अगर रहा नहीं खाते तो अपनी बेटी पर तो रहम खाओ ना। उसके पास तालीम है ना हुनर, कल को ये कैसे गुजारा करेगी अगर उसका खावंद भी निखट्टू हुआ तो। और फिर सिलाई सेंटर में सिर्फ लड़कियां अख्वातीन ही होती है जो यहाँ पर काम सीखने आती है, तो क्या हर्ज है अगर ये भी वहाँ चली जाए। अब्बा उम्मीद की बात सुनकर इस बार कुछ ना बोले बल्कि चारपाई पर जाकर बैठ गए। अचानक अम्मा उठी और जाकर अब्बा के पैरों में बैठ गई और उन्होंने अब्बा के पैरों पर अपना सर रख दिया। मेरी खातिर अम्मा ने अपनी इज्जत नफस की आखिरी पूंजी भी लट दी, जिसका मुझे बहुत अफसोस होने लगा। मैं अब से अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रही नूर के अब्बा, मैं अब से आपकी और अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए सवाल कर रही हूँ। खुदारा खाली हाथ मत लौटाएं। अपने उसका स्कूल बंद किया। मैं खामोश रही, लेकिन इसे ये हुनर सीखने दें, इसके बगैर तो ये बच्ची क्या करेगी। बगैर हुनर के एक बच्ची का बया हो जाना उसके हाथ पीर काटने के मुतरादिफ से। अब अब्बा ने सर उठाकर अम्मा की तरफ देखा और फिर झटके से अपने पांव छड़ाकर बाहर की तरफ चल दिए। मैं अम्मा की बातों पर बेहद हैरान थी। वो बिल्कुल चट्टी उनपढ़ थी, लेकिन इसका फहम पढ़े लिखों से भी ज्यादा था। वो इतनी सानी बातें करती थी कि मुझे कभी कभी शक होने लगता वो अपनी तालीम डिग्री छुपा रही है। ये पहली बार थी कि अम्मा की बुलंद आवाज इस दर और दीवार ने सुनी। वो अपने मौकिफ से 1 इंच भी पीछे ना हटी। ना जाने वो इतनी कमजोर सी औरत मेरे मामले मैं इतना निडर क्यों हो गई थी।
शायद हर माँ ऐसी ही होती है कि वो अपनी औलाद के मामले में हर तूफान से टकराने की हिम्मत पैदा कर लेती है। अम्मा मेरी खातिर रोजाना अब्बा से झड़कियां खाती, गालियां सुनती, लेकिन मेरे मामले पर बात करना नहीं छोड़ी। एक हफ्ता इसी शशो पंज में गुजर गया तो फिर अम्मा ने मुझे सिलाई सेंटर के लिए तैयार होने का हुक्म दिया और अब्बा के सामने ही चादर ओढ़कर मुझे घर से कर बाहर निकल आए। मैं अम्मा को मना करती रही, लेकिन अम्मा किसी पुरज़्म औरत की तरह मुझे सिलाई सेंटर में छोड़कर आ गई। मैं जितनी देर सिलाई सेंटर मैं बैठी रही, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अम्मा की थी कि कहीं अब्बा उन्हें मार कर घर से बाहर ना निकाल, 10 माह घर में घने ही ना दिया तो फिर हम दोनों माँ बेटी का क्या होगा। खुदा खुदा करके सिलाई सेंटर का टाइम खत्म हुआ तो मैं बाहर निकली तो देखा अम्मा गेट के पास ही बैठी हुई हैं। उन्हें देखकर मेरे ओसान खता हो गए। अम्मा यहाँ क्यों बैठी हुई हो? किया अब्बा ने कुछ कहा है? मेरा दिल धक धक करने लगा कि ना जाने अम्मा अब किया कहेगी। अगर अब्बा ने अम्मा को घर ना दाखिल ना होने दिया तो मैं भी घर नहीं जाऊंगी। शाम का अंधेरा फैलता जा रहा था और मुझे ये फिक्र खाने लगी कि अगर खुदा न खास्ता मेरे खदशात दुरुस्त साबित हो गए तो फिर हम दोनों माँ बेटी सर छुपाने के लिए कहाँ पना लेंगी। मैं इसी उधेड़बन में खड़ी थी कि अम्मा आहिस्ता से घुटनों पर हाथ रख कर, अभी इसे शदीद खांसी का दौरा पड़ गया। खांसते खांसते इसने अपनी चादर अपने होंठों पर रखी और फिर घबरा कर जो नहीं अपने सामने की तो खौफ के साए मैंने इसकी आंखों बड़िए में देखे। अम्मा सब खैरियत है? मैंने खौफजदा होकर अम्मा से पूछा तो इसने जादरू का वो हिस्सा मेरे सामने कर दिया। वहां पर खून का निशान था। नूर, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। बस अब तुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी मेरी बच्ची। मैं अम्मा की बात सुनकर डर सी गई और रोने लगी। मैं तो तेरे सामने तेरी शहर पर थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, वरना मुझे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। मैं भला अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़ूंगी? चल, अल्लाह मालिक है, तेरा भी और मेरा भी। अब घर चलते हैं। वो भरपूर एतमाद के साथ आगे बढ़ी तो मैं भी बेपनाह अंदेशों के साथ साथ चलने लगी। हम जब घर में दाखिल हुए तो अब्बा घर पर ही थे। मुझे डर था कि वो अभी बरस पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो खामोशी से अपना टीवी देखते रहे तो हमने भी सिक का सांस लिया। मेरे सिलाई सेंटर में दाखिले के बाद अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे। एक दिन अम्मा चुपचाप मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। वो सिर्फ मेरी माँ न थी बल्कि मेरी दोस्त भी। मैं उसके जाने के बाद कई रिश्तों से महरूम हो गई। इस दिन लगा जैसे खिले आसमान तले खड़ी हो गई हो। मैं इस कर्ब से शायद कभी नहीं निकल पाती अगर जहांजेब मेरी जिंदगी में न आता। सिलाई सेंटर के रास्ते में जहांजेब की कॉस्मेटिक की दुकान थी और साथ ही इसी दुकान के दूसरे सेक्शन में रेशमी धागे रखे हुए थे। इसकी दुकान पर धागों के सिलसिले में कई बार जाना हुआ तो मैंने ये महसूस किया कि वो अपने बाकी दीगर ग्राहकों की निस्बत मुझे अव्वलीन तरजीह देता है और अपने वर्कर्स को एक तरफ करके वो खुद मुझे अटेंड करता है। शुरू में मैंने इसे अपनी खुशफहमी समझा, लेकिन हर गुजरता दिन मुझे ये एहसास दिलाने लगा कि नहीं, ये मेरा सिर्फ एहसास नहीं है बल्कि मैं जो महसूस कर रही हूँ इसमें कहीं ना कोई हकीकत जरूर मौजूद है। अपनी इस फीलिंग्स की तह तक पहुंचने के लिए मैं तकरीबन 1 माह उसकी दुकान पर नहीं गई तो मुझे देखकर ये बड़ी हैरानगी हुई कि वो मेरे जाने और आने के वक्त अपनी दुकान के बाहर खड़ा हो जाता था। हालांकि इस वक्त उसकी दुकान पर बेपनाह रश होती थी। फिर मैंने ये सोचा कि शायद यूं दुकान से बाहर खड़ा होना उसकी आदत ही ना हो, लेकिन एक दिन मुझे अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया जब इसने सिलाई सेंटर वाली गिल्ली के नुक्कड़ पर ही मुझे रोक लिया। इसके यूं मेरे सामने आकर खड़े होने पर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मुझे लगा शायद इसे कोई काम है तो मैं भी रुक गई और सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखने लगी। तो वो एकदम से बोला कि आप इतने दिनों से हमारी दुकान पर नहीं आ रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई? उसका इस तरह से बात करना मुझे इंतहाई हैरत में मुब्तला कर गया। क्या आपकी दुकान पर आना मुझ पर लाजिम है? मैंने पलटकर इसी पर सवाल कर डाला तो वो हंसने लगा। नहीं, लाजिम तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा पूछ लूं तो क्या इसमें कोई हर्ज है? क्या आप अपनी दुकान पर आने वाले हर लड़की से इसी तरह इंक्वायरी करते हैं? तो वो मेरी बात पर अपनी हंसी दबाने हुए बोला कि आपने मुझे किसी और लड़की के पीछे इस तरह खार होते हुए देखा है? मैंने तो कभी आप पर गौर ही नहीं किया कि मैं इस चीज को नोटिस करती। हाँ जी, आप तो बड़े लोग हैं, हम जैसे छोटे मोटे लोगों पर कहाँ गौर करेंगी? आपकी इंक्वायरी अगर खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? वो अपने सीने पर हाथ रख कर एक तरफ हो गया तो मुझे इसकी अदा पर हंसी आ गई। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि वो मुझे रास्ते में ही नजर आने लगा, लेकिन इस दिन के अलावा इसने मुझसे कोई बात ना की, लेकिन मुझसे बात किए बगैर ही मेरे पीछे पीछे सी ना आना। रास्ते में खड़े होकर मीर इंतजार करना, जाने क्यों मुझे अपना आप मोतबर करता चला गया। जिस दिन वो नजर न आता तो ऐसा लगता है जैसे कुछ गुम हो गया हो। इस मेन रोड पर और भी दुकानें थीं, लेकिन मैं इसकी दुकान पर जाती मुझे देखते ही जहांजेब के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती मीर अदल निहाल कर जाती। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। दुकान पर अक्सर मीर आधे वक्त गुजरने लगा और हमारी मुलाकातें अपना रंग लाने लगे।
तो फिर हम होटल में भी मिलने लगे। मुझे अपने घर की तरफ से कोई फिक्र ना थी क्योंकि मेरे आने जाने पर कोई रोक टोक ही ना थी। अब्बा दूसरी शादी करने के बाद मुझसे बिल्कुल ही बेफिक्र हो गया। अम्मा के मरने के बाद भी इसने कभी मेरे सर पर हाथ रखना पूछा कि मैं सिलाई सेंटर अब जाती हूँ या नहीं, ना ही मेरे हाथ पर इसने कभी पैसे रखे। रह गई सोतेली उम्मीद तो इसके अपने ही झमेले और गम कम न थे कि वो मुझ पर तवज्जो देती से वैसे भी मेरी और उसकी नहीं बुनती भी। सो मेरे लिए मैदान साफ था। मैं सिलाई सेंटर में 1 साल कोर्स करने के लिए बाद अपने काम में माहिर कारीगर हो गई थी। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं जल्दी अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूंगी, लेकिन हर मुलाकात में जहाज़ेब मुझे इतने पैसे दे देता कि मेरी बुनियादी ज़रूरतें बहुत आसानी के साथ पूरी होने लगे। तो मैंने अपना काम शुरू करने का फैसला तब्दील कर दिया। वैसे भी जहाज़ेब को मेरा काम करने का फैसला एक आंख ना भाया। वो खिले हाथ का शाखर्च आदमी था, इसलिए मुझे भी इसकी खुद पर हुक्म चलाने की आदत बुरी ना लगी। मैं तकरीबन 1 साल से जहाज़ेब से मिल रही थी और अब मैं चाहती थी कि वो मुझसे जल्द अज जल्द शादी कर ले। वो इस दौरान मुझे कई बार अपने घर आने की दावत भी दे चुका था, लेकिन मैं घर तो ना गई। मैं ज़माने की ऊंच पहुंच किसी हद तक समझती थी, इसलिए एक दिन ने इससे साफ कह दिया कि अगर वो मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है और वक्त गुजारी नहीं करना चाहता तो अपने घर वालों को कहे कि वो शादी का पैगाम लेकर हमारे घर आए। मेरी बात पर जहाज़ेब को जबकि लग गई। जाने क्यों मीर अव्वल डर सा के गया, लेकिन फिर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अगली शाम जहाज़ेब की बहन और देवर हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने आए। अब्बा को मुझसे दिलचस्पी ही क्या थी, वो तो वैसे भी मुझे चुपचाप सर से उतारने के चक्कर में था। बस चुपचाप मेरी शादी हो गई और मैं जहाज़ेब की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। जहाज़ेब का घर साफ सथर अदू कमरे और सहन पर मुश्तमिल था। नंद शादीशुदा थी और वो दूसरे दिन ही चली गई। अलबत्ता दीवार जो गैर शादीशुदा था वो हमारे साथ रहता था। जहाज़ेब को पाकर मैं जैसे मुकम्मल सी हो गई, लेकिन बस एक ही कमी का एहसास मुझे अपनी जिंदगी में शिद्दत से होता और वो था मेरा रंग, जो जहाज़ेब के मुकाबले में ज़रत बता हुआ सा था। अक्सर बातों बातों में जहाज़ेब मुझे ये एहसास दिलाने लगा कि मैं सांवली हूँ, हालांकि शादी से पहले कभी वो ऐसी बात न करता था। मैं भी सुबह शाम गोरे होने के टोटके आजमाती रही। एक दिन वो मेरे लिए नाइट क्रीम लाया कि इसे रोजाना लगाकर सो जाया करो, तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। चुनांचे में ऐसा ही करने लगी। रात को सोने से पहले वो क्रीम लगाकर सो जाती, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैं सुबह उठती तो मेरे मुंह पर ढेर सारा मेकअप लगा होता और बजाय मेरा रंग अच्छा होने के मेरे चेहरे की रंगत भी खराब होने लगी और चेहरे पर दाग धब्बे भी बढ़ने लगे। मैं जहाज़ेब से लड़ने लगी कि ये कैसी क्रीम है कि जिसको लगाने के बाद मेरा चेहरा दानों से भर गया है। देवर मेरी इस बात पर अक्सर हंसता और एक दिन कहने लगा कि भाभी ये क्रीम ना लगाया करे, लेकिन मैं इसकी बात ना मानती क्योंकि मुझे जहाज़ेब पर यकीन था। लेकिन जब मैंने मुतवातिर 3 माह में कोई फर्क अपने रंग में ना देखा तो बिलाखिर मैंने ब्यूटी क्रीम फेंक दी, लेकिन जहाज़ेब को ना बताया और जहाज़ेब को शब बखैर कहकर मैं आके लेट गई। मुझे रह रह कुछ गुड़ बढ़ का एहसास हो रहा था तो मैं चौंक गई। आज की रात भी से भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और ना ये बात समझ में आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक कमरे में लाइट जली तो मैं समझी कि जहाज़ेब आ गया है, लेकिन मैं झूठ मोट आंखें बंद कर के लेटी रही कि मुझे जहाज़ेब की आवाज़ आई। वो मेरे देवर इलियास से कह रहा था कि तुमने पिछली दफ़ा भी जो वीडियो बनाई थी उसका मज़ा नहीं आया, लाइट सही से पीनिच किया करो, एक एक पोज वाज़े हो। और फिर मैं हल्की सी आंखें खोल कर ये देख कर लरज़ गई कि मेरा देवर लिमेरे को स्टैंड पर रख रहा है और जहाज़ेब अपने कपड़ों से बिल्कुल नियाज होकर मेरी तरफ बढ़ा और फिर मेरे कपड़े उतारने लगा, लेकिन मैं एकदम उठकर बैठ गई। वो मुझे जागता देखकर अपने पूल खिलने के डर से परेशान हुआ, लेकिन फिर एकदम ही इसने पैंतरा बदला और मुझे कपड़े उतारने का हुक्म दिया। तुम मेरी नंगी वीडियो बनाते हो, वो भी अपने भाई के साथ मिलकर, तुम्हें हया नहीं आती? इसमें हया वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, वो बात बनाते हुए बोला। अगर शौहर हो तो फिर इस देवर का क्या काम है यहाँ पर? ओ पागल लड़की, यही तो हमारी वीडियो बनाता है, मैं अकेले तो अपनी वीडियो तुम्हारे साथ नहीं बना सकता ना, समझा कर। वो आंख मारते हुए बोला, हमारी ऐसी वीडियो ने तहलका मचा दिया है और हमें लाखों रुपए की आफराब मिल रही है। वो खुशी खुशी मुझे बताने लगा कि जैसे ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी होगी, ये जानकर कि मैं एक गंदगी के गड़े में 3 माह से अपने खावंद के हाथों गिरी हुई हूँ और वो बेहोशी के आलम में मेरी पूरन वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा चुका है। इस सदमे को झेलना आसान तो नहीं था कि मैंने वहां पर धोखा खाया जहां मुझे सब से ज्यादा एतबार था। खैर, मैंने अज़मनदी का मुजाहरा करके इसे वो करने दिया जो वो चाहता था, लेकिन इस रात की सुबह वो ना थी जो होनी चाहिए। मैं उनके जागने से भी पहले पुलिस स्टेशन पहुंच कर तमाम सबूत दुखाने के बाद उन्हें गिरफ्तार करवा चुकी थी। जहाज़ेब की आंखों की हैरत और गुस्सा पुलिस के सामने तो मुझ पर नहीं निकल सकता था, क्योंकि मुझे पुलिस ने मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था और मेरी तमाम वीडियो साइबर क्राइम वालों ने न सिर्फ डिलीट कर
बल्कि तमाम डेटा अपने पास महफूज करके इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। जहाजिब को अब लंबी सजा का सामना था और मेरे सामने जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीने का मरहला दरपेश था। शहर छोड़ने से पहले मैं जहाजिब से तलाक ले ली और फिर लाहौर आ गई, जहां मैंने एक घर किराए पर लेकर खामोशी से सिलाई सेंटर खोल लिया और रिस्क हलाल के साथ जिंदगी गुजारने ली। शादीशुदा जिंदगी के ताल्लुकात में सर्द महरी के कई असबाब हो सकते हैं, जिनमें कुछ नफसियाती हैं, कुछ जिस्मानी और कुछ बैरूनी। औरत इस वक्त तक जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं होती जब तक उनकी मजमूई इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार ना हो। गोया ये नहीं होता कि उनके दिन अच्छे ना हो मगर रातें अच्छी हो जाएं। मुख्तलिफ तालीमी और समाजी हैसियत रखने वाली औरतों को अक्सर औकात इसी किस्म के एहसासात हुआ करते हैं। कई ऐसी जिनसी ज़रूरतें हैं जिनसे उनके शौहर बिल्कुल बेखबर रहते हैं। औरत चाहती हैं कि किसी न किसी तौर उनके शौहरों को उन ज़रूरियात की इत्तला हो जाए। औरतें चाहती है कि शौहरों को उन जिनसी ज़रूरतों का इल्म होना चाहिए। आप उनको जिनसी राज करार दे सकते हैं जिनसे औरतें अपने शौहरों को बाखबर देखना चाहती हैं। घर में बीवी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा कोई बात नहीं करना, किसी हामद का इजहार नहीं करना, आधी रात तक टेलीविज़न या मोबाइल देखते रहना, ऑफिस बिग पर लगे रहना और फिर कभी जब दिल चाहे तो बेडरूम में आते ही बीवी को दबोच लेना। और ऐसे में अगर फौरन ही बीवी का गर्म जोशी ना दुख जाए तो शौहर का मौत बकड़ जाता है। ये सब गलत है। याद रखें कि बेड पर बीवी के रोई का तयन इस अमर पर होता है कि घर में शौहर का रवैया इसके साथ कैसा है और घर के मजमूई माहौल की कैफियत क्या है। अगर दोनों की शाम लड़ने झगड़ने या एक दूसरे से बेनियाजी में गुजरी हो तो फिर बेड पर औरत सर्द महर और लाताल्लुक होती है और अक्सर शौहर औरत की इस फितरत से लाइल्म है। मोहतरम जनाब, कभी कभी अपने शरीक हयात से पूछें कि क्या वो आपसे जिनसी तौर मुतमईन होती है और उससे सच बताने को कहें। अगर आपका लाइफ पार्टनर तनकीद करे तो इसे मत रोकें, इसे अपनी बात कहने दें और सोचने दस के इसे क्या कहना है। यह गलत रवैये को दुरुस्त करने का तरीका है। इस तरह आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं और आपका रिश्ता मजीद गर्म और मजबूत होता है। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखों जिससे कोई गुमराही के रास्ते ये जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे